वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 8 चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आपने फॉर्म्स पढ़ी थी कि कौन कौन सी हो सकती है। आपने पहले क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या होता है, अपनी उसकी मैरिट्स थी, डीमेरिट्स थी। ऐसे ही आपने पार्टनरशिप पढ़ी। पार्टनरशिप में भी क्या होती है, अपनी मैरिट्स और डीमेरिट्स होती है। मतलब उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी है, कुछ कमियाँ भी थी। जैसे क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं कि हमारे पास क्या रहती है, हमेशा शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, हमेशा कैपिटल की कमी रहती है। अब बेशक से 2 या 2 से ज़्यादा % पैसा लगा रहे हैं बिज़नेस के अंदर, फिर भी हमें अगर बिज़नेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, मतलब उसे आपको बढ़ाना है, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, कोई भी पर्सन है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो आपके पास क्या रहेगी, हमेशा शॉर्टेज रहेगी कैपिटल की। सेकेंड आपका क्या रहेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हर पार्टनरशिप की लाइबिलिटी आपने पढ़ा था, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब हर पर्सन के माइंड में हमेशा क्या रहता है, डाउट रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे करना पड़ेगा, और हमेशा उसके लिए क्या रहती है, टेंशन वाली सिचुएशन रहती है। उसके बाद उसके पास मैनेजीरियस कैपेबिलिटीज़, मतलब मैनेजीरियल एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी नहीं होती। अब देखो, कोई एक्सपर्ट होगा वो अपनी मैनेजमेंट अलग तरीके से करेगा, अब किसी पर्सन को नॉलेज नहीं है वो अलग तरीके से करेगा। तो बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मेरे बिज़नेस को कौन चलाए, एक्सपर्ट्स चलाएं, ताकि मेरी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बिज़नेस अच्छे से चले, प्रॉफिट मुझे ज़्यादा से हो। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर दे तो उनके हमें क्या देना पड़ेगा, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना उनको, उनकी ज़्यादा सैलरी हमें देनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारे लिए ज़रूरत थी कि अब जो हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर जो हमारी लिमिटेशंस हैं उसको हम क्या करें, दूर करें। उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने बनाया, और जो वो क्या थी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पार्टनर्स की जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, और जो जितनी भी हमारी पार्टनरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो भी लिमिटेशन थी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देती है, उनको दूर कर देती है। ठीक है, और आज के टाइम में उनकी डिमांड भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक बिज़नेस की फॉर्म होती है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, कुछ पर्सन विलिंगली क्या करते हैं, मतलब विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से कुछ पर्सन प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अपने बिजनेस को उसको रजिस्टर करा देते हैं, किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। तो वो क्या बन जाती है, हमारी कंपनी बन जाती है। ठीक है, और कंपनी में क्या होते हैं, बहुत सारे पर्सनस होते हैं। ठीक है, मैनी पर्सनस होते हैं जो जॉइंटली क्या करते हैं, कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जॉइंटली मतलब मिल के उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उस कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है, उस कैपिटल को हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और जो वो डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। और जो वो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, मतलब हम अलग अलग पर्सनस को वो डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, 10 करोड़ की आपकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो 10 करोड़ किसी एक पर्सन को देने मुश्किल हो जाएंगे। आपने क्या किया, 100 रुपीज़ का क्या बना दिया, एक शेयर बना दिया। ठीक है, 100 रुपीज़ का एक शेयर बना दिया, टोटल कितने बना दिए, 1 लाख शेयर्स बना दिए। ठीक है, इट मीन्स आप हर पर्सन, मतलब एक शेयर 100 रुपये का है, तो कोई भी पर्सन इसे आसानी से खरीद सकता है। ऐसे 100 रुपये के आपने क्या कर दिए, 1 लाख शेयर मार्केट के अंदर सेल कर दिए। ठीक है, अब आपके पास तो क्या होगी, मतलब 1 लाख पर्सन ने क्या किया, आपसे 100 रुपीज़ के शेयर खरीदे, लेकिन आपके पास टोटल पैसे कितना इकट्ठा हो गया, 10 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया ना। तो बिज़नेस में आपका पैसा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में पूरी कैपिटल को डिवाइड किया उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और इन शेयर्स को ईजिली मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है, और जो पर्सन इस शेयर्स को खरीदता है, मतलब वो क्या बन जाता है, कंपनी का मेंबर बन जाता है, और उसकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, अब देखो, अब इतने सारे पर्सन तो ओनर नहीं होंगे, उनके सिग्नेचर तो नहीं करवाएंगे, तो उनके लिए क्या रखी जाती है, डिसीजन लेने की कॉमन सील बनवाई जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा, स्टैंप लगती है हर जगह, जब तक स्टैंप नहीं होगी तो उसको हम ऑथराइज नहीं मान सकते ना। ठीक है, तो बिज़नेस में ये बिज़नेस क्या होता है, कंपनी स्टेबल होती है, और ये कैसे चलाई जाती है, रन किससे की जाती है, उनकी कंपनी की कॉमन सील से की जाती है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हमारी क्या आती है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की। जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, असेंशियल्स क्या होंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, हमारा इनकॉर्पोरेटिव एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेटिव मतलब बनाया गया,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कुछ पर्सन्स मिल के अपने आप को जब वो रजिस्टर करा लेते हैं किसके अंडर, कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वो क्या बन जाती है, हमारी कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी अगर हमने कंपनी एक्ट के अंडर अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना है तो कोई एक सिंगल पर्सन, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल कंपनी को नहीं बना सकता। कम से कम पब्लिक कंपनी के लिए कितने होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते, तभी हमारी कंपनी बन सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसे हम जब कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे, मतलब जो जिसे हम लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब जो लॉ के द्वारा जिसे बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जिसकी कोई मदर नहीं होती। ठीक है, उसे कैसे बनाया जाता है, उसे लॉ के द्वारा, मतलब बाय क्रिएशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ की हेल्प से हम उसे क्या करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं। ना तो उसकी कोई बॉडी होती, ना ही कोई सोल होती। ठीक है, मतलब ना ही उसकी शरीर होता है, ना ही उसकी आत्मा होती है, लेकिन फिर भी उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी बोलते हैं। अब देखो मैंने एक आपको एग्जांपल बताया टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी है, लेकिन क्या आपको कहीं दिखती कि टाटा कंपनी ये है? आपको कहीं पे वो बॉडी दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन फिर भी वो क्या है, कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अगर लीगल एग्जिस्टेंस इसमें क्या बॉडी, इसको क्यों माना गया है? अगर मान लो इस टाटा कंपनी ने क्या किया, कुछ गलत काम किया, तो हम क्या करेंगे, हम केस करेंगे। तो केस क्या हम उसके मेंबर्स के ऊपर करेंगे कि कंपनी के ऊपर करेंगे? नहीं, हम उसमें क्या करेंगे, उसके मेंबर्स के ऊपर, टाटा कंपनी के ऊपर होगा। जो उसके ऑनर्स होंगे उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम उसको क्या मान के चलते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी मान के चलते हैं। ठीक है, इट मीन्स कोई भी कंपनी अपने नेम पे क्या कर सकती है, किसी के खिलाफ केस भी कर सकती है, कोई अदर पर्सन उसके ऊपर भी केस कर सकता है, अपनी वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, अपनी एसेट्स भी खरीद सकती है, लाइबिलिटीज़ भी, लोन भी ले सकती है। मतलब जो नॉर्मल पर्सन काम कर सकता है ना, वो खुद काम कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होती, उसे क्या माना जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनाया जाता है, जो कंपनी लॉ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटाइटी। सेपरेट लीगल एंटाइटी का मतलब जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, लास्ट पॉइंट में, कंपनी में की क्या होती है, एक सेपरेट एंटाइटी होती है। सेपरेट एंटाइटी का मतलब वो अपने मेंबर से फ्री होती है, मेंबर्स को अलग माना जाता है और कंपनी को अलग माना जाता है। कोई भी कंपनी अपने नेम पे क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी भी रख सकती है। ठीक है, किसी के साथ एग्रीमेंट भी कर सकती है, किसी के अगेंस्ट स्यू मतलब केस भी कर सकती है, और कोई अदर पर्सन भी उसके ऊपर क्या कर सकता है, केस भी कर सकता है, उसके मेंबर्स को और उसके ऑनर्स को। ऑनर्स और कंपनी को क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। लेकिन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मेंबर को और उसकी जो पार्टनरशिप फर्म उसको एक ही मान के चलते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है परपेचुअल सुसेशन। परपेचुअल सुसेशन का मतलब देखो, यहाँ से आप पढ़ो, मेंबर में गो कम, मतलब कितने भी मेंबर कंपनी के अंदर आ जाए, या फिर में गो, या फिर वो चले जाएं। कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर, कंपनी हमारी हमेशा चलती रहती है। मतलब किसी के मेंबर के आने का या फिर जाने का कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी तो क्या चलती रहती है, विदाउट एनी हर्डल, मतलब चुपचाप वो आराम से क्या करती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी को हम क्या मान के चलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन मान के चलते हैं। ना तो उसकी नेचुरल डेथ हो सकती है, ठीक है, ना ही वो क्या हो सकता है, मतलब अगर कोई कंपनी है, उसका जो मेंबर है वो बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो वो क्या है, अलग से एंटाइटी माना जाता है। इसलिए इसको हम क्या मान के चलते हैं, परपेचुअल सुसेशन मान के चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, जो हमने कहा था ना, कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, शेयर। अब शेयर को जो खरीदेगा वही क्या बन जाता है, शेयर होल्डर भी बन जाता है, और कंपनी का मेंबर और ओनर भी बन जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब जितने का उन्होंने शेयर परचेज़ किया, सिर्फ उतने की होगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 रुपीज़ का शेयर परचेज़ किया था, और उसने 100 में से सिर्फ अभी 80 रुपीज़ ही कंपनी को दे रखी है। अगर कंपनी का ज़रूरत है या फिर उसको लॉस हो जाता है, तो वो रिमेनिंग 20 रुपीज़ तो शेयर होल्डर से मांग सकती है, लेकिन 100 से ज़्यादा वो कभी भी आपसे पैसे नहीं मांग सकती।
ठीक है। तो इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है जितने का आपने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, मतलब जितनी पैसे आपने कंपनी को देने हैं सिर्फ उतने ही दोगे। लॉस अगर ज़्यादा हो जाता है तो कभी भी उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन सील। जो हमारी कंपनी होती है उनकी क्या होती है, कॉमन सील होती है। देखो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो कंपनी है वो हमारा क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी कोई बॉडी नहीं है, कोई सोल नहीं है, क्या वो सिग्नेचर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उस अब सिग्नेचर नहीं कर सकता तो उसको हम क्या मानेंगे, अथोराइज भी नहीं मानेंगे। तो उसके लिए क्या बनाई जाती है, कॉमन सील, मतलब एक टाइप की स्टैंप बनाई जाती है, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी उसकी स्टैंप लगी होगी तभी उसको हम क्या मानते हैं कि हाँ ये तो अथोराइज पर्सन है, ये उसी कंपनी का है, ये फ्रॉड नहीं है। तो उसके लिए क्या बनाई जाती है, स्पेशल सील बनाई जाती है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, कंपनी का नेम लिखा होता है, ठीक है। अब कॉमन सील ये किसको दी जाएगी, कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा, जो उसे मैनेज कर रहा होगा, उसे वो क्या कर दी जाती है, उसे दे दी जाती है, ठीक है। वो उसका क्या कर सकता है, कॉमन सील का यूज़ कर सकता है। लेकिन उसके लिए कम से कम एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स के क्या होने चाहिए, विटनेस होनी चाहिए, मतलब उसकी गवाही होनी चाहिए, तभी उसको हम लीगल पर्पज से उसको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। उसके बाद 7th हमारा होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब ट्रांसफ़र कर सकना, ठीक है। अगर हम मान लो मैंने शेयर परचेज़ कर रखे हैं, लेकिन अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं ईज़िली क्या कर सकती हूँ, अपने शेयर को किसी अदर पर्सन को सेल कर सकती हूँ, अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे अदर मेंबर्स की कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ईज़िली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब हम अपने शेयर को ईज़िली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने ईज़िली हम परचेज़ भी कर सकते हैं और उसे सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर ओनर को और मैनेजमेंट को क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग प्लेस पे होते हैं, और जो बिज़नेस का काम चलता है, मतलब मैनेजमेंट के जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो अलग जगह पे किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो उसके ओनर नहीं होते, वो तो क्या करते हैं, सिर्फ उसे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें सिर्फ मैनेज करने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ओनर का और मैनेजमेंट को क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ओनर ही होगा वही क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेंबर के जो क्या होते हैं वो कंपनी के अंदर सिर्फ पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उनको बिज़नेस चलाने के लिए उनकी कोई भी इंटरफेयरेंस नहीं हो सकती, ठीक है। वो बिज़नेस से नहीं चला सकते। बस उसके लिए क्या किया जाता है, उनके सभी मेंबर्स की कंसर्न के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं। डायरेक्टर सभी क्या करते हैं, ओनर्स को, सभी शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और उन्हीं के बेसिस पे क्या की जाएगी, मैनेजमेंट चलाई जाएगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट और ओनर क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट ओनर होते हैं। उसके बाद होता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग मतलब जोखिम उठाना। तो इसमें जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि जितना भी रिस्क होगा वो सोल ट्रेडर उठाएगा। पार्टनरशिप में क्या होता था कि जितने भी पार्टनर है, 1 पार्टनर है, 2 पार्टनर, सभी अगर लॉस हो जाते हैं तो वो रिस्क कौन बियर करेगा, उसके पार्टनर्स बियर करेंगे। बट जो हमारी कंपनी है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जो बर्डन होता है, हमारा बर्डन शेयर होल्डर्स के ऊपर या फिर मेंबर्स के ऊपर नहीं होता, ठीक है। उनको तो क्या होगा कि अगर प्रॉफिट होता है तो उन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होना तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें कंपनी का जो अनयूजुअल रिस्क है या फिर जो लॉस है उसको उन्हें नहीं उठाना पड़ता, ठीक है। समझ में आया आपको।